सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 3 है। ओके, लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम बात करेंगे सीड डोरमेंसी के बारे में बात करेंगे। ओके, यानी हमारा चैप्टर है सीड डोरमेंसी। देखिए क्या है कि जैसे कि मैं आप लोगों को लेक्चर वाइज वीडियो आप लोगों को अपलोड कर रहा था, बट ये जो हमारा जो तीसरा लेक्चर ना, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके आंसर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, देखिए ये सवाल ना, ऐसे ही सवाल आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं कि सीड डोरमेंसी क्या है और उसके मुख्य कारण क्या है। ऐसे सवाल आपके आते हैं तो आपको बताना पड़ता है। ओके, तो वीडियो को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सवाल क्या है कि बीज सुसुप्तावस्था यानी कि सीड डोरमेंसी क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। ओके, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बीज सुसुप्तावस्था जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी या फिर बीज सुसुप्तावस्था। ओके, या फिर हम इसे बोलते हैं बीज परिशक्ति कहते हैं इसे हम। बीज की वह अवस्था है, ओके, बीज की वह अवस्था है जब उसे अंकुरण के लिए सभी की यानी कि सीड की जर्मिनेशन के लिए सभी प्रकार की जो पर्यावरण परिस्थितियां होती है, जैसे कि तापमान, नमी, प्रकाश, गैसें मिलने के बावजूद भी वह अंकुरित नहीं हो पाती है, तो उसी को हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी या फिर बीज सुसुप्तावस्था बोलते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, कोई सीड है, ठीक है, कोई सीड है, उसको हम दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं। ओके, उसको हम पानी भी दे रहे हैं। ओके, निश्चित तापमान भी मिल रहा है। ओके, निश्चित तापमान भी इसको मिल रहा है। ओके, नमी भी इसको अच्छी मात्रा में मिल रही है, प्रकाश भी मिल रहा है, परंतु ये जो है ना, ये क्या कर रहा है, अंकुरित नहीं हो पा रहा, अंकुरित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अंकुरित नहीं हो पा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सीड डोरमेंसी बोलते हैं। ओके, यानी कि सभी प्रकार की कंडीशंस को अवेलेबल करवा दो फिर भी यह अंकुरित ना हो पाए, यानी कि उगे ना, तो इसी को बोलते हैं बीज सुसुप्तावस्था बोलते हैं। समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, बीज सुसुप्तावस्था निष्क्रिय अवस्था होती है जिसमें उसकी उपापचय गतिविधि यानी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं वो धीमी होती है या फिर बंद हो जाती है। ओके, इसके कारण क्या क्या है तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रकाश की आवश्यकता। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ बीजों को अंकुरण के लिए विशेष प्रकाश की मात्रा या कम या अधिक की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे सीड को, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे सीड होते हैं जिनको कम प्रकाश चाहिए तो किसी को ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जब उनको तापमान या फिर उनको जब प्रकाश जो कम या अधिक मिलता है, ठीक है, मान लीजिए उनको अधिक चाहिए बट उसको प्रकाश कम मिल रहा है, तो इसलिए क्या होगा, वो सीड डोरमेंस हो जाएगा। ओके, ये एक कारण ये हो जाता है। दूसरा कारण हमारा है तापमान। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक फसल के बीज को अंकुरण के लिए एक इष्टतम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इष्टतम तापमान का मतलब क्या होगा, जैसे गेहूं के लिए 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, बट उसको अगर जो कम तापमान मिल रहा है जर्मिनेशन के लिए यानी अंकुरण के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, सीड डोरमेंसी अवस्था बोलते हैं। ओके, दो कारण हो गया, एक तो हमारा हो गया प्रकाश की आवश्यकता, दूसरा हो गया तापमान, तीसरा क्या है, कठोर बीज आवरण। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ बीजों का जो बाहरी आवरण होता है जिसे बोलते हैं हम सीड कोट, ओके, बहुत कठोर होता है जिससे ऑक्सीजन या जल के अंदर या जल बीज के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। यानी कि कुछ सीडें ऐसी होती हैं जिनकी जो बाहरी सतह होती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। इस कारण से क्या होता है कि उनमें जो ऑक्सीजन या फिर जो वाटर्स होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, सीड डोरमेंस हो जाता है। एक कारण ये अभी हमारा हो जाता है। तो 3 कारण हमने देख लिया। चौथा है हमारा अपरिपक्व भ्रूण। तो ध्यान दीजिए, जो अनमेच्योर जो एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है, जो अनमेच्योर जो एम्ब्रियो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सीड डोरमेंसी वाले गुण प्रकट करते हैं। यानी कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जो कि मैच्योर नहीं हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि सीड डोरमेंसी वाले स्टेजेस में चले जाते हैं। अगला है अवरोधक रसायन। तो कुछ ऐसे रसायन होते हैं, ठीक है, यानी सीड के अंदर कुछ ऐसे रसायन या पदार्थ हो सकते हैं जैसे कि AB हमारा एब्सिसिक एसिड, ओके, जो अंकुरण को रोकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो सीड होता है वो डोरमेंस में चला जाता है। ओके, समझ गए होंगे। तो कौन कौन से हो गए, प्रकाश की आवश्यकता, तापमान, कठोर बीज आवरण, अपरिपक्व भ्रूण, इसके अलावा है अवरोधक रसायन। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तो अगला हमारा ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति। तो ध्यान दीजिएगा कि खराब मृदा वातन
के कारण मृदा में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे क्या होता है बीज को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वह अंकुरित नहीं होता है। कहने का मतलब क्या होता है, जब जब खराब सॉइल्स में, ठीक है, सीड की जब सोविंग करते हैं तो क्या होता है कि उनको सही रूप से जो ऑक्सीजन चाहिए वो पौधों को या फिर सीड को जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। ओके, तो इसलिए क्या होता है वो सीड जो होता है वो डोरमेंस वाला गुण प्रकट कर देता है, इसलिए वो सीड डोरमेंस हो जाता है। अगला है मिट्टी में अत्यधिक या कम वाली नमी, ठीक है, यानी यदि मृदा में कम नमी है या फिर अधिक नमी है तो भी वो सीड जो है डोरमेंस कहलाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगला है यदि मृदा में नमी बहुत अधिक या कम हो तो बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, तो ये हमारा भी हो गया। इसके अलावा है निम्न या उच्च तापमान, तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, कम तापमान रहेगा तो भी मतलब सीड डोरमेंस हो जाएगा, अधिक रहेगा तो भी मतलब सीड डोरमेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब सीड की जो नेचर्स है, प्रकृति है, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर कम तापमान वाला सीड है तो उसको कम ही चाहिए, ज़्यादा वाला है तो अधिक ही चाहिए। ओके, अगला है कीट रोग और पक्षियों का हमला। तो ध्यान दीजिएगा कि सीड पर, ठीक है, अगर मान लीजिए कीट का हमला हो गया, जैसे पक्षियों का हमला हो गया, तो जैसे ततैया होते नहीं है, ततैया हो गए या फिर कुछ और चिड़िया हो गई, जैसे आपके धुनियाइन हो गई, ठीक है, इसके अलावा आपके बुलबुल हो गए, तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे हैं, जैसे इसके अलावा कबूतर भी हो गए, ठीक है, इसके अलावा भी बगुला जैसे हो गए, तो वो सब क्या होते हैं सीड को खा लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मतलब जो सीड होता है, ठीक है, वो डोरमेंस में तो नहीं जाता है, बट वो अंकुरित नहीं हो पाता है, फिर भी इसको हम डोरमेंस में रखते हैं, एक कारण है डोरमेंस का। ओके, अगला है बुआई की गलत गहराई। तो ध्यान दीजिए कि सीड को मान लीजिए 2 से 5 सेंटीमीटर की डेप्थ में अगर बोना है, बट उसको हम अगर अधिक गहराई में बो दें, अगर 5 सेंटीमीटर की गहराई पे या फिर 6 या 7 सेंटीमीटर की गहराई पे बो दे रहे, तो ऐसे में क्या होगा, वो जो रहेगा वो डोरमेंस में चला जाएगा, अंकुरण नहीं हो पाएगा उसमें। इसके अलावा है दोषपूर्ण बीज। तो दोषपूर्ण बीज का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई सीड है, तो सीड जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मान लीजिए उसकी प्योरिटी जो है वो 60 से 70% है, तो 60 से 70% वाले जो प्योरिटी वाले जो सीड होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते हैं, ठीक है, वो बहुत ही बेकार मतलब घटिया किस्म के वो बीज होते हैं। उसमें जर्मिनेशन भी लगभग 60 से 70% प्योरिटी है, तो वही 60 और 70% उसमें जर्मिनेशन भी होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो दोषपूर्ण बीज है ये भी एक कारण बन जाता है। आई होप आप तो समझ गए होंगे। तो अगला सवाल है, इसमें दिया है कि बीज सुसुप्तावस्था के मुख्य प्रकार कौन कौन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा कि बीज सुसुप्तावस्था के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बीज जो सुसुप्तावस्था होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए इसको आप पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। आप लोग सबसे पहले आप लोग पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले है जन्मजात सुप्तावस्था, या भी इसे हम बोलते हैं इननेट डोरमेंसी। तो ध्यान दीजिएगा, यह सुप्तावस्था यानी कि यह सीड डोरमेंसी बीज के आनुवंशिक गुणों के कारण होती है, यानी कि जो जन्मजात डोरमेंसी जो होती है ये मुख्यतः जेनेटिक जो गुण होते हैं, ठीक है, उसके कारण होती है और जन्म से ही बीज के साथ जुड़ी रहती है। इसमें क्या होता है कि बीज के जो आंतरिक गुण होते हैं यानी कि इंटरनल जो कैरेक्टर होते हैं उसे अंकुरित होने से रोकते हैं, ठीक है। इसके कारणों में कठोर बीज आवरण जिसमें गैसें अंदर नहीं जा पाती हैं या अपरिपक्व भूर शामिल होते हैं। ओके, यानी इसके अंतर्गत क्या हो गया कि जो कठोर बीज का आवरण हो गया हमारा, यानी कि हार्ड सीड कोट हो गया, या फिर अंदर जो अनमेच्योर जो एम्ब्रियो हो गए, ये 2 कारण जो है वो कि हमारे इनेट डोरमेंसी यानी कि जन्मजात डोरमेंसी के अंतर्गत आते हैं। ओके, समझ गए होंगे। तो इसके साथ ही इसमें लिया है जिसमें मानव का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। इनमें जो होता है जन्मजात डोरमेंसी में मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, तो इसको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अगला है इसमें दिया है बलपूर्वक सुप्तावस्था। तो इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा कि इसे बोलते हैं इनफोर्स डोरमेंसी। तो यह सुप्तावस्था तब होती है जब बीज को जबरदस्ती ऐसी गहराई पर बो दिया जाता है जहां उसे अंकुरण के लिए आवश्यक अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती। यानी मैं आपको बताया हूँ ना, लगभग अगर जो 5 से 7 सेंटीमीटर की डेप्थ में बो दे रहे हैं गेहूं को, तो वो उग ही नहीं पाएगा क्योंकि उतना नहीं गहराई पर बोना है उसको, ठीक है। उदाहरण के लिए अत्यधिक गहराई पे बोने से बीज को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। वही सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताया हूँ अच्छे से। तो समझने के लिए आप लोग देखिए सबसे पहले आप लोग क्या है
कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रहेगा ना, तो आप लोग पेपर में बना कर अच्छे तरीके से लिख लेंगे। अगर आप किताब की रटा हुआ भाषा लिखेंगे तो आपको नंबर उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या, आप अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट को। यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं कि एग्रीकल्चर जो विषय है इसमें आपको रट्टा नहीं मारना है कि मतलब जो किताब की भाषा लिखा है एग्जैक्ट मुझे पता रहे। आपको बस कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोग एग्रीकल्चर में लिख जाएंगे, लिखा जाता है पेपर। और कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा अपने अकॉर्डिंग बना कर लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, ना कि किताबी भाषाओं को लिखने से। तो समझ गए होंगे। अगला है, इसमें दिया है इंड्यूस्ड डोरमेंसी। तो तीसरा नंबर जो आपका टाइप्स है वो है आपका इंड्यूस्ड डोरमेंसी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि यह डोरमेंसी जो होती है मानव द्वारा बीज को दी गई प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण होती है। यानी कि यह जो होता है इंड्यूस्ड डोरमेंसी, इसमें मानव का हाथ, कुछ ना कुछ हाथ होता है, क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल जो कंडीशन होते हैं वो ह्यूमन के द्वारा ही दिए जाते हैं। जैसे कि सही टाइमिंग पर जो सोविंग होता है, मान लीजिए अक्टूबर में सोविंग करना है, तो अक्टूबर में सोविंग जो करेंगे आप, तो जो टेम्परेचर रहेगा 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो उस समय आप मतलब उसको एक अच्छे तापमान तो दे रहे हैं ना आप। मतलब तापमान का मतलब ये नहीं कि मतलब इसमें जैसे कि प्रतिकूल जो आप अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं, उसमें इन्वायरमेंटल भी जो कंडीशंस है वो भी लागू होंगे। तो कहने का मतलब क्या, इसमें आपका कुछ ना कुछ हाथ हो रहा है ना। अगर अक्टूबर की जगह पर आप फरवरी में बुआई करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि इसमें ह्यूमंस का हाथ जरूर होता है। तो ठीक है, यदि बीज को ऐसे तापमान या नमी में रखा जाता है जो उसके अंकुरण के लिए अनुकूल नहीं है, जैसे कि बहुत अधिक या बहुत कम तापमान, तो बीज की शारीरिक यानी फिजियोलॉजिकल जो स्थितियाँ होती है वो बदल जाती है और वो जो होता है सुप्तावस्था में चला जाता है। इसमें मानव द्वारा प्रदान की गई अनुपयुक्त परिस्थितियाँ बीज को सुप्तावस्था में जाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये सब काफ़ी चीज़ें हैं। तो 3 टाइप हो गए। पहला आपका हो गया जन्मजात डोरमेंसी, दूसरा हो गया बलपूर्वक जिसे बोलते हैं इनफोर्ड डोरमेंसी, तीसरा हो गया इंड्यूस्ड डोरमेंसी। 3 टाइप्स होते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा किसी भी कीपन में बस। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस बहुत है। ओके, अगला है बीज सुप्तावस्था को तोड़ने के लिए कौन कौन सी विधियाँ उपयोग की जाती है। तो आप क्या चाहते हैं, इस वीडियो में अगर बनाऊं तो थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है, बट इसको मैं अगले लेक्चर से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ठीक है। लगभग मैं आपको काफ़ी सारे सवाल इसमें आपको मिलेंगे। जैसे देखिए सवाल मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ कैसे कैसे है। तो देखिए ये सवाल हो गया। इसके अलावा आपको दिखेगा कि एक अच्छी गुणवत्ता वाले बीज यानी कि गुड क्वालिटी सीड के मुख्य लक्षण क्या क्या होने चाहिए। ये सवाल जो पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैं इसको नोट डाउन करके कंप्यूटर्स में टाइपिंग करके मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ, ठीक है, जो कि मैं आपको मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिखा रहा हूँ। बट कुछ दिनों में आप लोग को सेटअप बनाऊंगा जिसमें मैं लाइव बोर्ड के माध्यम से आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 5वें नंबर पर से बीज की विभिन्न श्रेणियाँ क्लासेस कौन कौन सी है और उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, तो ये सब चीज़ें भी आप लोग को देखने को मिलेगी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जुताई क्या होता है, फसल उत्पादन में इसका क्या महत्व, ये सब सवाल एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको इसको कराऊंगा। अगला है जुताई के मुख्य प्रकार क्या है, जैसे ऑन सीजन, ऑफ सीजन टिलेज, ठीक है। तो इसमें मतलब सब कुछ आपको सवाल मिलेंगे। और भी जैसे है हो गया, जैसे न्यूनतम जुताई क्या हो गया, जीरो टिलेज क्या हो गया, ये सब सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में आपके। तो गारंटी बता रहा हूँ, लगभग 10-15 लेक्चर रहेगा, तो उसमें गारंटी बता रहा हूँ कि आपके सभी के सभी, ठीक है, सभी के सभी जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें सबके सब कवर हो जाएंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। में देखिए क्या दिया है कि बीज सुप्तावस्था यानी कि सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए कौन कौन सी विधियाँ उपयोग की जाती है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए कि जो सीड डोरमेंसी होते हैं इसको तोड़ने के लिए काफ़ी सारी आर्टिफिशियल जो विधियाँ होती हैं इनका उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आपका होगा स्केरिफिकेशन। ये सवाल भी आता है कि आखिर स्केरिफिकेशन क्या है, स्केरिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है। तो दिया है इसमें कि ध्यान दीजिए, यह जो हमारा स्केरिफिकेशन है यह एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या करते हैं, बीज के कठोर यानी कि जो बाहरी आवरण होते हैं, जो बाहरी यानी कि जो सीड का जो बाहरी सीड कोट होता है उसको क्या करते हैं, शारीरिक यानी फिजिकल या रासायनिक केमिकल रूप से कमजोर या क्षतिग्रस्त करते हैं। यानी कि उसको क्या करते हैं, घिस देते हैं सीड कोड को,
ऐसे में क्या होता है, जो सीड की डोर्मेंसी होती है वो टूट जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि बीज आवरण को नरम करना या हटाना है। नरम करना या हटाना का मतलब क्या है कि जो सीड कोड को क्या करना है, मुलायम बनाना है या फिर सीड कोड को निकाल देना है। ओके, इससे क्या होता है कि जो जल होता है और जो गैसें होती है वो सीड के अंतर्गत क्या होता है, अंदर क्या होता है, प्रवेश कर पाती है। इससे क्या होता है कि जो सीड की जो डोर्मेंसी जो होती है वो ख़त्म हो पाती है। ओके, यह विधि जो है विशेष रूप से उन बीजों के लिए प्रभावी है जिनकी सुप्तावस्था यानी कि जो डोर्मेंसी जो होती है वो कठोर बीज आवरण यानी कि जो आपका जो कठोर बीज आवरण से जो हमारी सीड डोर्मेंसी होती है उसके कारण होती है, तो उसके लिए हमारा स्केलिफिकेशन बेटर होता है। जैसे कि फली वाली जो सब फसलें होती हैं, जैसे कि हमारी लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स में जैसे चना हो गया, मटर हो गया, तो उनमें जो हमारा सीड की डोर्मेंसी होती है वो सीड कोड के माध्यम से होती है। तो उसके लिए हम स्केलिफिकेशन मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको घिस देते हैं सीड को या फिर उसको रगड़ते हैं। ओके, जिससे क्या होता है, इसमें रासायनिक अम्लों से या फिर जिससे क्या होता है कि जो सीड कोट होता है वो टूट जाता है और जो सीड की डोर्मेंसी होती है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ रसायनों का भी हम उपयोग करते हैं। ओके, अगला हमारा है स्ट्रेटिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट से स्ट्रेटिफिकेशन। ध्यान दीजिए, इस विधि में हम क्या करते हैं कि बीजों को नम यानी कि मॉइस्ट यानी कि लो टेम्परेचर या फिर हम कोल्ड में यानी कि ठंडे पर या फिर हम गर्म परिस्थितियों में क्या करते हैं, एक निश्चित अवधि के लिए गर्म करके उसको हम रखते हैं, जिससे क्या होता है सीड की डोर्मेंसी ख़त्म हो जाती है। तो स्ट्रेटिफिकेशन एक ऐसा मेथड है सीड की डोर्मेंसी को ख़त्म करने का, इसमें सीड को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके निश्चित समय तक छोड़ते हैं। अगला है, इसमें आता है हमारा स्ट्रेटिफिकेशन में दो प्रकार आता है। पहला आपका होता है कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें क्या करते हैं कि एक बहुत ही कम डिग्री टेम्परेचर जैसे कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या करते हैं, सीड को हम क्या करते हैं, रखते हैं। ओके, इससे क्या होता है कि सीड की डोर्मेंसी ख़त्म होता है, यानी कि कम तापमान रहेगा 0 से 5 डिग्री तो उसको बोल देंगे कोल्ड। और वार्म का मतलब क्या होगा, जिसमें जो टेम्परेचर होता है 15 से 20 डिग्री दिया है इसमें, बट इसको हम रखते हैं लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। ओके, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखते हैं। ओके, तो 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर पर जब रखेंगे उसको हम बोलेंगे वार्मर स्ट्रेटिफिकेशंस। तो दो टाइप आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोल्ड और वार्म। ये आपका होगा स्ट्रेटिफिकेशन का मेथड। इसके अलावा है प्रकाश ट्रीटमेंट यानी कि प्रकाश उपचार। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करते हैं, सीड को क्या करते हैं, अंकुरण के लिए हम विशेष प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इन बीजों को अंधेरों में रखने पर वे अंकुरित नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उन्हें बार बार या लगातार रेड या सफ़ेद प्रकाश में उजागर करना होता है। रेड के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हम उसमें जैसे आग को सुलगा देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जो टेम्परेचर जो निकलता है भट्टी से जो लाल लाल कलर का, वो हमारा रेड कलर का उसमें लाइट होते हैं। ओके, या फिर हम जो 100 वाट का जो बल्ब होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर सफ़ेद प्रकाश, और सफ़ेद प्रकाश के लिए हम सूर्य का प्रकाश का उपयोग कर लेते हैं। ओके, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम प्रकाश का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त है जैसे कि वृद्धि नियामकों और अन्य रसायनों का उपयोग। तो कुछ केमिकल भी होते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल जो भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, सीड के जो डोर्मेंसी को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे हो गया ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड हो गया। यह एक ऐसा रसायन है जो कि क्या करता है, सीड की डोर्मेंसी को कम करता है। ठीक है, या फिर सॉरी इसमें दिया है कि यह जो ABA होता है ये क्या करता है, ये जो होता है ये डोर्मेंसी का कारण होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, थायोयूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट आदि रसायनों का उपयोग करते हैं। इसको हम दूर करने के लिए यानी सीड की डोर्मेंसी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे केमिकल हैं जैसे कि जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, थायोयूरिया, इन सभी चीज़ों का उपयोग हम करते हैं। अगला है एक अच्छी गुणवत्ता वाले बीज यानी कि गुड क्वालिटी सीड के लिए मुख्य लक्षण क्या क्या होने चाहिए। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, एक अच्छी गुणवत्ता वाले बीज में कई महत्वपूर्ण लक्षण होने चाहिए ताकि वह बेहतर फसल उत्पादन और स्वस्थ पौधों के विकास को सुनिश्चित कर सके।
ये लक्षण इस प्रकार है। सबसे पहले हमारा हो गया उच्च आनुवंशिक शुद्धता। तो इसका मतलब क्या है कि जो सीड में है 100% तक लगभग प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें जेनेटिक जो प्योरिटी होनी चाहिए वो 100% के करीब होनी चाहिए, ठीक है। तो जेनेटिक प्योरिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे कि कोई सीड है तो वह सीड जो होना चाहिए वो उसी किस्म या उसी प्रजाति का होना चाहिए, ठीक है, जिसकी बुआई की जा रही है। यानी कि जो कोई बुआई करने वाली जो फसल है, तो जेनेटिक प्योरिटी का मतलब क्या है कि वही किस्म की होनी चाहिए। ओके, अगला है कि उच्च भौतिक शुद्धता। तो भौतिक शुद्धता का मतलब हो गया जैसे कंकड़ पत्थर, तो कंकड़ पत्थर उसमें नहीं मिलने होने चाहिए, या फिर अलग दूसरे किस्म के जो बीज होने चाहिए वो नहीं मिले होने चाहिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं उच्च भौतिक शुद्धता। तो दो चीज़ें हो गई, आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता, ये दो चीज़ें कंप्लीट हो गई। अगला है कीट और रोगों से मुक्त। तो ध्यान दीजिएगा कि एक अच्छी गुणवत्ता वाले बीज के अंतर्गत कोई भी कीट ना लगे और ना ही कोई रोग लगे, ऐसा सीड होना चाहिए। अगला है उच्च अंकुरण क्षमता। तो ध्यान दीजिएगा ऐसा सीड गुणवत्ता होना चाहिए जिसमें अंकुरण क्षमता जो होनी चाहिए वो लगभग 90 to 100% के करीब होनी चाहिए। तो ऐसे सीड को हम क्या बोलेंगे, अच्छी क्वालिटी वाला सीड बोलेंगे। समझ गए होंगे। ये देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात हो रही है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जा रहा है, बस काफ़ी, बस यही चीज़ है। मैं आपको चाह रहा हूँ कि मतलब मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लीजिए मेरा पढ़ाया हुआ सफल हुआ। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो समझ लो मैं कितना भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और मेरा पढ़ाया हुआ व्यर्थ जाएगा। तो मैं बस यही चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये नहीं कि मैं आपको आईएएस बना दूंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बस मैं यही चाह रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझा रहा हूँ, एक एक लेक्चर को अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आए। इतनी बेहतरीन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि पूछिए मत। मेरे समय में क्या था कि कोई समझाने वाला नहीं था, बट मैं अपने वीडियो के माध्यम से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट को हेल्प कर पाऊँगा जो कि नए नए बच्चे हैं। यूट्यूब से काफ़ी सारे क्लासेस हैं, बट मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, बट मैं अपने अकॉर्डिंग में पढ़ा। आज मैं देखा जाए तो मैं अपने अकॉर्डिंग में अपने कॉलेज में भी टॉप किया, और आज ये है कि मतलब मैं आप लोग को पढ़ा भी रहा हूँ। सोचने वाली बात है, अच्छी बात है ना, तो समझ सकते हैं। अगला है इसमें दिया है उच्च क्षेत्र स्थापना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सीड होना चाहिए वो खेत में आसानी से स्थापित होने वाला और बढ़ने की क्षमता वाला होना चाहिए। यानी जो सीड होना चाहिए ना वो क्या हो कि कोई भी सॉइल्स को अडोप्ट कर ले, किसी भी सॉइल्स में उसकी बुआई कर दे, तो ऐसा सीड होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं गुणवत्तायुक्त सॉइल और गुणवत्तायुक्त सीड। अगला है अच्छा आकार, आकृति और रंग। तो जो सीड का जो साइज होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। उसका शेप भी अच्छा होना चाहिए, कोई भी अगर मटर का है तो अच्छा राउंड शेप में होना चाहिए। कलर भी उसका अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब कलर हो, मटमैला हो, ऐसा हो। जो कलर चाहिए जो ऑथेंटिक है और जो अच्छा है, जो अच्छी क्वालिटी का मतलब निशानी है, ऐसा कलर होना चाहिए। अगला है उच्च जीवन काल और सेल्फ लाइफ। ऐसा सीड होना चाहिए जिसका लाइफ साइकिल जो होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना कि 1 साल के अंतर्गत उसका लाइफ साइकिल हो और वो ख़त्म हो जाए। जैसे हाइब्रिड सीड में होता नहीं है धान में कि मतलब उसकी बुआई आप एक बार ही कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर दूसरी बार बुआई करेंगे तो आपका फसल जो रहेगा वो उसमें नुकसान आपको होगा। तो ऐसा सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अगला हम देखेंगे बीज की विभिन्न श्रेणियाँ, क्लासेस कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। काफ़ी सारे वीडियो हैं, मतलब काफ़ी सारे लेक्चर होंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जुताई क्या है और फसल उत्पादन में इसका महत्व क्या है, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। जुताई की टाइप्स के बारे में देखने को मिलेंगे, ये सब सवाल आए हुए हैं, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट वाले क्वेश्चन। तो शॉर्ट वाले क्वेश्चन भी लगभग 10-15 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? लगभग हाँ 10 क्वेश्चन आसपास आपके शॉर्ट के हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए वीडियो मिलेंगे, थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हमारा यह है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे लेक्चर प्रोवाइड किए हैं फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ओके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5वां सवाल जो था हमारा, बीज की विभिन्न श्रेणियाँ कौन कौन सी है और उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है।
देखिए ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना जरूरी है। ये जो सवाल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ओके, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए कि बीज की मुख्य रूप से 4 सीढ़ियाँ होती है और प्रत्येक सीढ़ी एक विशिष्ट रंग यानी टैग को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो बीच की जो सीढ़ी है यानी कि क्लासेस है वो 4 क्लासेस है। अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से क्लासेस है, और इन क्लासेस को टैग के माध्यम से, टैग यानी कि एक कलर होता है उसके माध्यम से उसे हम पहचान सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा है जो कि न्यूक्लियस सीड, ये सबसे पहला सीड होता है, और ये जो साइंटिस्ट होते हैं सबसे पहला यानी कि जो सबसे ओरिजिनल जो सीड होता है वो न्यूक्लियस सीड होता है। ओके, और ध्यान दीजिएगा इसको साइंटिस्ट लोग बनाते हैं। कौन बनाते हैं? साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, और इस पर कोई भी टैग नहीं होता है, यानी कि नो टैग। ओके, इस पर कोई भी टैग नहीं होता है और इसे साइंटिस्ट लोग बनाते हैं। ओके, इसके बाद प्योरिटी की मैं बात करूँ तो 100% प्योरिटी होती है, और इसमें फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिकल प्योरिटी ये दोनों के दोनों 100% होते हैं। ओके, और पहचान कैसे कर सकते हैं? इसमें कोई भी कलर का टैग नहीं होता है। ओके, और साधारणतः ये आमतौर पर आम लोगों को नहीं मिलेगा ये, ठीक है, ये साइंटिस्ट लोगों के पास ही होता है। अगला देख लेते हैं, अगला जो है आपका ब्रीडर सीड। ओके, तो ये भी हमारे जो प्लांट ब्रीडर होते हैं यानी साइंटिस्ट लोग होते हैं, इसको निर्माण करते हैं। यह जो बनता है ना ब्रीडर सीड, ये न्यूक्लियस सीड्स के माध्यम से बनता है। ओके, और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसकी पहचान करने के लिए इसके पास गोल्डन येलो कलर का टैग लगा होता है, ऐसे हम पहचान कर सकते हैं। इसकी भी प्योरिटी जो होती है वो 99 to 100% की प्योरिटी होती है। ओके, और इसका निर्माण जो होता है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जैसे ICR आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे अनुसंधान हैं, ठीक है, जैसे हमारा IBRI हो गया, ठीक है, इंडियन वेजिटेबल्स इंस्टीट्यूट, तो जितने भी अनुसंधान हो गए वहाँ पर जो ब्रीडर सीड होते हैं वो तैयार होते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स के हो गए, चाहे वो किसी प्लांट्स के हो गए, किसी भी चीज़ के हो गए, किसी क्रॉप्स के हो गए, किसी भी चीज़ के हो गए, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट पर ही बनाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला है फाउंडेशन सीड। तो फाउंडेशन सीड को आप लोग ध्यान दीजिएगा मदर सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर सीड बोलते हैं। तो आप लोग इसके नोट कर लीजिएगा, मदर सीड किसे बोलते हैं? तो हम बोलते हैं फाउंडेशन सीड को। ऐसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि मदर सीड को किसे बोलते हैं? हम फाउंडेशन सीड को बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो प्योरिटी होती है वो जेनेटिक प्योरिटी 97 to 98% होती है, और जो है वहीं पर फिजिकल जो प्योरिटी होती है 95% होती है। ओके, इसमें जो टैग लगा होता है इसकी पहचान के लिए, इस पर वाइट कलर का टैग लगा होता है। कैसा लगा होता है? वाइट कलर का टैग लगा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टैग। ओके, टैग के माध्यम से ही आप लोग पहचान कर सकते हैं। और इसका निर्माण हम कैसे होता है? ये ब्रीडर सीड के माध्यम से इसका निर्माण होता है। देखिए, एक सीडी वाइज मतलब एक क्लासेस वाइज है, स्टेप बाय स्टेप है। जैसे हमारा न्यूक्लियस सीड था, तो न्यूक्लियस सीड के बाद हमारा ब्रीडर सीड बना, ब्रीडर सीड के बाद हमारा फाउंडेशन सीड बना, अब फाउंडेशन सीड के बाद हमारा सर्टिफाइड सीड बनेगा। ओके, तो इसके बाद हमारा आता है सर्टिफाइड सीड। तो सर्टिफाइड सीड ऐसा सीड होता है जो कि आमतौर पर किसानों के पास, किसान जो यूज करते हैं वो आमतौर पर हमारा सर्टिफाइड सीड ही होता है। ओके, इसकी जो प्योरिटी होती है वो 98 to 90% होती है, और जो सर्टिफाइड सीड होता है वो फाउंडेशन सीड के माध्यम से बनाया जाता है। और इसकी पहचान करने के लिए इसके पास हम ब्लू कलर का टैग लगा होता है। जो बोरा होता है, थैला जो होता है, ठीक है, जब हम धान की खरीदते हैं, जब बोरा खरीदते हैं या फिर कोई पैकेट खरीदते हैं जो कि 3 kg का पैकेट होता है, जैसे संपूर्ण हो गया, सावा हो गया, बासमती हो गया, तो उस पर क्या होता है? टैग लगा होता है, ऐसे कागज़ का टैग लगा होता है। तो ये कागज़ वाला जो टैग होता है ना, वो ब्लू होता है, वाइट होता है, येलो होता है, तो ऐसा कलर का होता है, तो इसी को टैग हम बोलते हैं। ओके, इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्लासेस हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक हमारा हो गया रजिस्टर्ड सीड। तो ये आधार बीज से विकसित किया जाता है, यानी आधार बीज यानी कि हमारा फाउंडेशन सीड से तैयार होता है, और इस पर पर्पल कलर यानी बैंगनी कलर का इस पर टैग होता है। इसके अलावा हमारा हो गया ट्रूथफुल सीड, ठीक है, ट्रूथफुल्ली सीड। ये जो हमारा सीड होता है ना ट्रूथफुल्ली, तो ये विश्वसनीय सीड होता है ट्रूथफुल्ली सीड। ये आमतौर पर किसान जो होते हैं या फिर दुकानदार होते हैं उस पर विश्वास करके खरीदा जाता है। इस पर जो टैग होता है वो कोई कलर का टैग नहीं होता है, वो कोई भी कलर का टैग भी लगा सकते हैं, बट जो 4 टैग है, 5 टैग जो है मुख्यतः उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टिलेज क्या है और फसल उत्पादन में क्या महत्व है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, टिलेज किसे बोलते हैं?
टिलेज को हम हिंदी में बोलते हैं भू परिष्करण। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, फसल उत्पादन में किया जाने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, यानी जो टिलेज होता है वो पहला और महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फसल की बुआई से लेकर फसल की हमारा फसल है, तो ये फसल के लिए हम बुआई से लेकर कटाई तक कोई भी हम कर्षण क्रिया करते हैं। कर्षण करने में मतलब यानी कि हम कोई हैरो चला दिए, खुरपी के माध्यम से निराई कर दिए, गुड़ाई कर दिए, तो अंधी गुड़ाई कर दिए, कोई भी चीज़ कर दिए, वो हमारा टिलेज कहलाता है। आई होप समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, ये मिट्टी को यांत्रिक रूप से मशीनरी या उपकरणों का उपयोग करके इस तरह से हेर फेर करने की प्रक्रिया है ताकि फसल के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान की जा सके। फसल उत्पादन के लिए मिट्टी को तैयार करना ही जुताई कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फसल उत्पादन के लिए मिट्टी को तैयार करना ही जुताई कहलाता है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। अगला है हमारा फसल उत्पादन में जुताई का महत्व। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, एग्जाम्स में पूछा जाता है इसका महत्व क्या है और इसका उद्देश्य क्या, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गहरी बीज सैया तैयार करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जुताई विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त और गहरी बीज सैया तैयार करने में मदद करती है, जिससे बीजों को अंकुरण और प्रारंभिक विकास के लिए एक अच्छा वातावरण मिलता है। ओके, दूसरा हमारा हो गया मृदा में ह्यूमस और उर्वरता बढ़ाना। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम टिलेज करते हैं यानी कि जब भू परिष्करण करते हैं तो हमारा सॉइल्स में जो होते हैं ह्यूमन्स की एक्टिविटी अधिक हो जाती है, अच्छी हो जाती है, और उसमें फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। अगला है खरपतवारों को नष्ट और रोकना। तो हम टिलेज के माध्यम से खरपतवारों को नष्ट करते हैं निराई के माध्यम से। ओके, और हम क्या करते हैं, खरपतवारों की संख्या को भी हम नियंत्रित करते हैं या फिर उसको रोकते हैं। अगला हो गया हमारा मिट्टी की संरचना में सुधार। तो ध्यान दीजिएगा कि टिलेज के माध्यम से हम जब जुताई करते हैं तो मिट्टी की संरचना में इम्प्रूवमेंट होता है, उसकी स्ट्रक्चर्स में चेंजेस होते हैं, शेप में चेंजेस होते हैं, उसके कंपोजिशंस में भी चेंजेस होते हैं, गुड सॉइल्स होती है, उसकी प्योरिटी बढ़िया होती है, हेल्थ भी बढ़िया होता है। ओके, अगला है हमारा जल धारण क्षमता बढ़ाना। तो जब हम जुताई करते हैं, जब टिलेज करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि सॉइल्स की जो वाटर एडोप्टिविटी यानी कि वाटर यूज इफिशिएंसी जो होती है उसमें इम्प्रूव होता है, क्योंकि हम जो टिलेज करेंगे तो हमारा जो सॉइल्स रहेगा वो पलटेगा, यानी हेर फेर होगा, ऊपर नीचे होगा। तो ऐसे में जो सतह में के अंदर जो कठोर सतह जो परत होगी ना, वो भी जो हार्ड बेड होता है वो भी टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो क्या होगा कि जो सॉइल्स में जो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी होगी यानी कि या फिर वाटर की जो यूज इफिशिएंसी होगी उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। अगला है बल्क घनत्व तो कम करना। तो जो बल्क डेंसिटी होती है, जो यानी कण होते हैं ना, बड़े बड़े जो कण पार्टिकल होते हैं, ठीक है, तो उस जो पार्टिकल होते हैं वो छोटे हो जाते हैं ऐसे, इसलिए उसे हम क्या कर सकते हैं कि उसकी बल्क डेंसिटी जो है वो कम हो गई। अगला है कीट और बीमारियों पर नियंत्रण। तो जब हम टिलेज करते हैं ना, तो हमारे जो इंसेक्ट होते हैं जो क्रॉप्स पे लगते हैं, तो जब हम टिलेज करते हैं तो जो भूमि के नीचे जो इंसेक्ट के जो लार्वास होते हैं या फिर अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ओके, और जो सीड यानी जो डिसीज हो गए, डिसीज के जो पैथोजेंस होते हैं, ओके, जो सॉइल्स में सर्वाइव करते हैं, जैसे हमारे सॉइल बोर्न डिसीज हो गए, जैसे एग्जांपल के लिए हमारा पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, ठीक है, काफ़ी सारे जो हमारे सॉइल बोर्न डिसीज हो गए, जैसे रस्ट हो गया, तो उसके जो पैथोजन जो सॉइल्स में सर्वाइव करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ओके, आई होप समझ गए होंगे। अगला हमारा है जुताई के मुख्य प्रकार। तो जुताई के मुख्य प्रकार ऑन सीजन और ऑफ सीजन टिलेज क्या है, और ऑन सीजन टिलेज को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर जो 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स से अगर 30 नंबर प्लस अगर जो आप इसमें से कवर ना हो तो आप लोग मेरे पर मैसेज कर सकते हैं, पेपर सेंड कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरी पढ़ाए हुए अगर बाहर चला जाए तो आप लोग कहिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिया, जुताई के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें मुख्य प्रकार में ऑन सीजन और ऑफ सीजन, ये 2 प्रकार के टिलेज होते हैं जुताई में, ठीक है। यह क्या है, और ऑन सीजन और हमारा ऑफ सीजन जो होते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए।
तो ध्यान दीजिएगा, हम टिलेज के बारे में तो जान गए हैं। टिलेज क्या होता है? टिलेज का मतलब होता है कि जब किसी सीड की बुआई कर देते हैं, फसल की बुआई कर देते हैं, तो उसकी कटाई तक उसके मिड में जितने भी हम कल्चर यानी कि जो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब हमारे टिलेज के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमारा सबसे पहले देख लेते हैं हम ऑन सीजन टिलेज के बारे में। तो ऑन सीजन टिलेज क्या है? ये जुताई, फसल बुआई या रोपण से पहले और फसल के विकास के दौरान की जाती है। ऑन सीजन टिलेज को हम प्राइमरी टिलेज भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, जब हम सीड की बुआई नहीं करते हैं या फिर उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते हैं, ठीक है, किसी फसल की, उससे पहले, बुआई से पहले जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हमारा फसल की बुआई से पूर्व, ठीक है, उसकी हम जुताई नहीं करते हैं, तो जुताई जो करते हैं वो हमारा क्या हो गया? ऑन सीजन टिलेज हो गया। आई होप समझ गए होंगे। जुताई जो कर रहे हैं बुआई से पहले वो हमारा ऑन सीजन टिलेज हुआ। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फसल के लिए उपयुक्त जो बीज सैया तैयार करना है। बीज सैया का मतलब होता है सीड बेड, जहाँ पर सीड की बुआई करते हैं उसी को बोलते हैं सीड बेड। ओके, और फसल के विकास को बढ़ावा देना होता है। आई होप समझ गए होंगे। इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा हो गया प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज यह फसल बुआई के लिए बीज सैया तैयार करने के उद्देश्य से कभी भी किसी योग्य भूमि को खोलने या तोड़ने के लिए किए गए पहले और गहरे ऑपरेशन होते हैं। इसमें भारी उपकरणों जैसे लकड़ी के हल, डिस्क हल, मोल्ड बोल्ड हल और चिंजल हल, यानी कि हमारे चीजल हल होते हैं, प्लग होते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। हमारे वुडन प्लग यानी कि लकड़ी वाले हल हो गए, डिस्क हल हो गए और मोल्ड बोल्ड हल हो गए और चेजल हल, ये सभी हमारे प्राइमरी टिलेज के इक्विपमेंट है। ओके, ये आते हैं। उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, ये आमतौर पर मिट्टी को गहराई तक पलटने और प्रारंभिक तैयारी करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी ये जो हल है हमारे, इसका उपयोग आमतौर पर क्या करते हैं? मिट्टी की गहराई तक पलटने के लिए इसको हम उपयोग करते हैं। समझ गए होंगे आई होप। प्राइमरी टिलेज यही है कि सीड बेड तैयार करना। प्राइमरी टिलेज आप लोग ध्यान दीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि बीज की बुआई के लिए उसका सीड बेड तैयार करना। ओके, इसमें हम डिस्क हल का उपयोग करते हैं, मोल्ड बोल्ड हल का उपयोग करते हैं, लकड़ी वाले हल का उपयोग करते हैं और चेंजर हल का उपयोग करते हैं। अगला है द्वितीय भूपृष्ठण। तो सेकेंडरी टिलेज क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रारंभिक भूपृष्ठण के बाद मिट्टी पर किए जाने वाले हल्के और महीन ऑपरेशन होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? सीड बेड को और अधिक परिष्कृत करना। परिष्कृत का मतलब क्या होना है? और अधिक अच्छा, बेहतर करना। मिट्टी की सतह को समतल करना और खरपतवारों को नियंत्रित करना होता है। इसमें डिस्क हैरो होते हैं और कल्टीवेटर हो गए और हमारे ब्लेड हैरो हो गए, इन सभी जैसे उपकरणों का हम उपयोग करते हैं। समझ गए होंगे, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे प्राइमरी टिलेज में क्या करते थे? हम सीड बेड तैयार करते थे और सेकेंडरी टिलेज में क्या हो गया? सीड बेड के बाद जो एक्टिविटी करते थे, जो जैसे हमारे स्मॉल जैसे हमारे जीरो टिलेज हो गया, तो ये सब हमारे किस में आते थे? सेकेंडरी टिलेज में आते थे। इसमें हम कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, ठीक है, इसके अलावा हमारे ब्लेड हैरो, इन सभी का इस्तेमाल करते थे। अगला हमारा है ऑफ सीजन टिलेज। तो ध्यान दीजिएगा, ये जुताई फसल की कटाई के बाद और अगली फसल की बुआई से पहले की जाती है। जब खेत में कोई फसल नहीं होता है, ठीक है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऑफ सीजन टिलेज यह है कि जब हम फसल की कटाई हो जाती हैं तो कटाई होने के बाद और बुआई करते हैं सीड की, उसके बीज का जो समय होता है, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए धान की कटाई हो गई है, तो धान की कटाई और गेहूं की कटाई के बीच में कुछ गैपिंग होता है महीने भर का। तो उस बीच में जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे जुताई करती है, उसके बाद गहरी जुताई करती है, ठीक है, जैसे हमारे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई नहीं होती, वो कर दिए तो वो हमारे किस में आ जाएगा? ऑफ सीजन टिलेज में आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कीटों को नष्ट करना होता है, पैथोजन जो डिसीज होते हैं, जो कि सॉइल बोर्न वाले डिसीज होते हैं, उसके पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना होता है। ओके, इसके अलावा भी हमारे खरपतवार होते हैं तो उसको भी कम करना होता है। तो ये सब हमारे इसके मेन उद्देश्य होते हैं। आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारे आता है हमारा क्रीडा लिखा, लेकिन ये होता है क्रीडा। ओके, तो क्रीडा का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। इसके अकॉर्डिंग जो जुताई होती है, यानी कि हमारे जो टिलेज होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहले हमारे हो गए उथली जुताई, दूसरा हो गया मध्यम हो गया और तीसरा हमारी गहरी। 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली,
जो उथली होता है वो 5 से 6 सेंटीमीटर की डेप्थ में करते हैं, और मध्यम जो होता है वो हम 15 से 20 सेंटीमीटर की डेप्थ में करते हैं, और हमारा जो गहरा होता है वो 23 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंस है 5 से 6 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर और 25 से 30 सेंटीमीटर समझ लीजिए, 25 से 30 समझिए, ओके। इतना तक हम करते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के टिलेज के बारे में देख चुके हैं। हो गया है कंप्लीट हमारा। इसके अलावा हमारा आता है न्यूनतम जुताई और शून्य जुताई क्या है, और इसके मुख्य लाभ और हानियाँ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये सवाल भी हम लोग देखेंगे। तो क्या कहते हैं, इस वीडियो में देख लें। मेरे हिसाब से अगले वीडियो में देखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। क्योंकि बड़ा वीडियो में लेंथी बना दे रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा वीडियो उतना लॉन्ग तक देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप लोग अपना टॉपिक्स कवर कर लो। और बेसिकली मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ इसमें से 100% मैं बता रहा हूँ, आपके 100 में 100% आपके आएंगे एग्जाम्स में, देखने को मिलेंगे, तो ओके। या फिर आपके PYQ में भी देखने को मिलेगा आपको, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके PYQ भी आप लोग उठा कर देख सकते हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स वाली वीडियोस हैं। मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबके सब आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, ओके। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है कि हमारे न्यूनतम जुताई यानी मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज क्या है, और इसके मुख्य लाभ और इसकी मुख्य हानियाँ क्या क्या है, ओके। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या दिया गया है। जो न्यूनतम जुताई और शून्य जुताई जो होते हैं वो बेसिकली हमारे जुताई के यानी कि टिलेज के हमारे आधुनिक कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है, मिट्टी के अपरदन को कम करना, यानी कि सॉइल के इरोशन जो होता है, सॉइल इरोशन, उसको कम करना, लागत बचाना और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी कि सॉइल्स के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करना होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम मिनिमम टिलेज के बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो मिनिमम टिलेज है इसकी अवधारणा के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि फसल उत्पादन के लिए आवश्यक जुताई को न्यूनतम स्तर तक कम करना होता है, ओके। यानी कि जो जुताई का जो मनी टाइम्स हम जुताई करते हैं, 2 से 3 बार जुताई करते हैं, तो उसको हम कम करने का प्रयास करते हैं हम मिनिमम टिलेज में। इसमें ऐसे ऑपरेशन को छोड़ दिया जाता है जिनसे कोई स्पष्ट लाभ नहीं होता, जिससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। टिलेज के बारे में नहीं देखा तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, ओके। और इसके बाद ध्यान दीजिए, जिनसे कोई स्पष्ट लाभ नहीं होता है तो उसको हम क्या करते हैं, स्किप कर लेते हैं। जो केवल लागत बढ़ाते हैं उसको हम क्या करते हैं, स्किप कर लेते हैं। जो हमें आवश्यक हैं, जो ज़्यादा नीड होते हैं, उसी को हम उपयोग करते हैं। कुछ ऑपरेशंस को संयुक्त भी किया जाता है, जैसे बुआई और उर्वरक डालना। तो बुआई और उर्वरक डालना, ये बेसिकली इसको हम एक साथ कर सकते हैं। इसके फायदर कौन है, मिनिमम टिलेज के हमारे E.H. फाकनर, ठीक है। E.H. फाकनर हमारे न्यूनतम जुताई के जनक कहा जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1974 में USA में हुई थी। विशेषता क्या है, इसमें फसल के 30 से 50% अवशेष जो होते हैं वो खेत में ही छोड़ दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे जो मल्च होता है, ठीक है, मल्च हो जाता है। और मल्च जब हो जाएगा तो आपको पता होगा, जब अवशेष छूट जाएगा तो मल्च भी हो जाएगा, और साथ ही साथ जो पुआल रहेंगे या फिर अवशेष रहेंगे वो नीचे जाकर वो खाद का भी निर्माण करेंगे, खाद भी बन जाएगा। और मल्च हो जाएगा तो ऊपर से जब मल्च हो जाएगा तो जो नमी का जो कंजर्वेशन जो होगा वो भी हो जाएगा, तो ये भी फायदा है। अगला है न्यूनतम जुताई के लाभ। तो न्यूनतम जुताई के लाभ क्या क्या है, तो सबसे पहले है मिट्टी की स्थिति में सुधार। तो फसल अवशेषों के विघटन से मिट्टी की भौतिक स्थिति और उर्वरता बढ़ती है, ओके। कम मिट्टी का अपरदन, तो जो सॉइल का जो इरोशन होता है वो कम होता है, ओके। इसके अलावा क्या है, लागत में कमी। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम मिनिमम टिलेज करते हैं तो हम ज़्यादा ऑपरेशंस को नहीं करते हैं, कुछ ही ऑपरेशन जो इम्पोर्टेंस होते हैं, 1-2 ऑपरेशन उसी को करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे ईंधन, श्रम और मशीनरी की जो लागत होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर कंजर्वेशन क्या होता है कि वाटर्स जो होते हैं उसको कंजर्व करना, मतलब कम ही वाटर में अधिक यूज करना, या फिर यूँ कहें कि जितना वाटर है उसको, उस सभी वाटर्स को हम उपयोग करना, ठीक है। उस सभी वाटर को घाटा ना होने जाए, यानी कि बेकार ना हो, इसके लिए हम उसको अच्छी तरीके से उपयोग कर सकें, उसी को बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन। मिट्टी में नमी का संरक्षण बेहतर होता है इससे।
अगला है न्यूनतम जुताई की हानियाँ। तो मिनिमम टिलेज के कुछ घाटे भी हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कम बीज अंकुरण। जब हम न्यूनतम जुताई करते हैं, मिनिमम टिलेज करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो बीज का अंकुरण होता है वो कम होता है, क्योंकि हम जुताई बहुत कम करते हैं। जुताई नहीं करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो हमारा अंकुरण कैसे होगा अच्छे तरीके से। तो ये हमारा एक घाटा हो गया। दूसरा घाटा है अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता। तो जब हम जुताई कम करते हैं तो ऐसे में हमें नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अगला है बुआई में कठिनाई। तो बुआई में कठिनाई भी हमें इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो बीज होते हैं वो ऊपर होते हैं, ठीक है, यानी कि ज़मीन के ऊपर होते हैं, और जुताई नहीं किए होते हैं। हम गोदाम एक प्रकार के समझ लीजिए कि गेहूं में गोदा मारने वाला बात होता है, ठीक है। अगला है खरपतवारों की समस्या। तो जब हम मिनिमम टिलेज करेंगे ना, तो ऐसे में जो खरपतवार जो रहेंगे वो ज़्यादा सरफेस देकर, ठीक है, जुताई नहीं होगा तो ऊपर नीचे नहीं जाएगा खरपतवार। तो ऐसे में क्या होगा कि खरपतवारों की जो समस्या रहेगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि खरपतवार ज़्यादा जामेंगे। अगला हमारा है शून्य जुताई। शून्य जुताई को बोलते हैं जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी जुताई ना करना, उसी को बोलते हैं जीरो टिलेज। ओके, जीरो टिलेज टिलेज की वह प्रकार है जिसमें बिना जुताई किए फसल की बुआई कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं जीरो टिलेज। इसके फादर कौन है, तो इसके हमारे फादर हैं गोबल बी ट्रिपलेट, यानी इसको बोलते हैं जीबी ट्रिपलेट बोलते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं जीरो टिलेज के फादर। इसकी शुरुआत भी यूएसए में हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यूएसए में हुई थी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला है विशेषता क्या है, तो इसमें 50 से 100% जो मल्च होते हैं यानी अवशेष जो होते हैं वो खेत में ही छोड़े जाते हैं। इसके फायदे कौन कौन से हैं, सबसे कम लागत होता है, इसमें बिल्कुल भी लागत नहीं लगता है, क्योंकि इसमें भाई साहब बिना जुताई किए हम क्या करते हैं, फसल की बुआई कर देते हैं। ओके, अगला है मिट्टी संरक्षण। तो इसमें मिट्टी का जो संरक्षण होता है वो अधिक होता है, अपरदन बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला है मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे में क्या होता है कि जो अवशेष जो होते हैं वो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को इम्प्रूव करते हैं। अगला है जल संरक्षण। तो जल संरक्षण का मतलब क्या होता है कि जल को अधिक मात्रा में उपयोग करना, या फिर जल को भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समय तक रखना, ठीक है, उसी को वाटर कंजर्वेशन बोलते हैं। इसके अलावा भी हमारे जुताई की हानियाँ भी काफ़ी सारे हैं। तो कौन कौन सी हानियाँ हैं इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले है कम अंकुरण दर। तो पारंपरिक तरीकों की तुलना में अंकुरण दर 20% तक कम हो सकती है। खरपतवार नियंत्रण, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, खरपतवार नियंत्रण भी इसमें अधिक लगता है, क्योंकि भाई खरपतवार ज़्यादा उगते हैं ऐसे में। अगला है रोग और कीटों की समस्या। तो रोग और कीट भी इस पर ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि भाई जुताई नहीं करते हैं तो जो जो सॉइल बोर्न वाले जो पैथोजेंस होते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, और उनका उग्र यानी उसका जो अटैक वाला जो होता है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है। अगला है ठंड और नम मिट्टी। तो ठंड और नम मिट्टी होता है क्योंकि भाई जुताई नहीं करेंगे तो अंदर का जो मतलब हॉटनेस रहेगा वो निकलेगा नहीं, तो ऐसे में ठंड और नम रहेगा, ठीक है। अगला है इसके अलावा कुछ सवाल है जो कि अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि एक वीडियो रहेगा। कुछ छोटे छोटे जो सवाल आते हैं 2 नंबर 3 नंबर के आते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे अच्छी तरीके से। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। बुआई करने के बाद हमारा प्लांट तैयार होगा। फिर ये प्लांट क्या होगा, मैच्योर होगा, ठीक है, क्या होगा, मैच्योर होगा प्लांट। तो देखिए, ये हम बुआई से लेकर फसल की कटाई तक, फसल की हार्वेस्टिंग तक जो भी हम कर्षण क्रियाएं करते हैं, यानी कि हम जो भी हम निकाई गुड़ाई जो भी जुताई उताई करते हैं, उसी को हम बोलते हैं, हम टिलेज बोलते हैं। ओके, आप लोग समझ गए होंगे, हम फसल की बुआई से लेकर कटाई के बीच में जो भी हम कर्षण क्रियाएं करते हैं उसी को हम बोलते हैं, टिलेज बोलते हैं। इसमें फसल उत्पादन में इसका क्या महत्व है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, टिलेज से हमारा क्या होता है कि सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो बेहतर हो जाती है। ओके, और सॉइल का जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, यानी मृदा का जो नमी होता है वो भी संरक्षित हो जाता है। ओके, मृदा का स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। ओके, मृदा में वायु का आवागमन हो जाता है। इससे हम खरपतवारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। कीट और जो बीमारियां लगती हैं फसलों में उसको भी हम रोकथाम कर सकते हैं टिलेज के माध्यम से। तो ये सब हमारे काफ़ी महत्व है। तो इसमें दिया है, ध्यान दीजिए, टिलेज
का यांत्रिक हेर फेर है, ताकि जो यानी जो टिलेज है ये हमारा मिट्टी का यांत्रिक हेर फेर है ताकि फसल उत्पादन के लिए अनुकूल यानी कि फेवरेबल कंडीशंस प्राप्त की जा सके। यह फसल उत्पादन में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन होता है, जिसे आमतौर पर बुआई या रोपण से पहले किया जाता है। उत्पादन की मात्रा बहुत हद तक टिलेज की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तो जो मैं बताया वही कुछ है, आसपास है, बट इसमें क्या है कि किताबी भाषा वाला दिया गया है। अगला सवाल दिया है, टिलेज के जनक कौन है और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सवाल, बार बार सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टिलेज के जनक हम जेथरो टूल को कहते हैं और इन्होंने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक बुक लिखी थे। कौन सा बुक लिखा था? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। और फादर कौन है? जेथरो टूल है। ध्यान दीजिएगा, जेथरो टूल फादर है और हॉर्स होइंग हस्बेंड्री इन्होंने बुक लिखा था। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला है टिलेज और टिल्थ के बीच में अंतर बताइए। तो टिलेज क्या होता है? वो हमारा होता है भूमि की मतलब कर्षण क्रिया, यानी कि मृदा में जो भी हम कर्षण क्रिया करते हैं वो हमारा टिलेज होता है। जो कि जो टिल्थ होता है वो हमारा टिलेज के बाद यानी आफ्टर टिलेज जो सॉइल की जो फिजिकल कंडीशंस होती है वो हमारा टिल्थ कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ये हमारा खेत है, तो खेत में क्या कर दिए हम? जुताई कर दिए। तो जुताई कर दिए तो इसमें जो सॉइल्स है, जो बड़े बड़े ढेले थे वो छोटे छोटे हो गए, टुकड़े में हो गए। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े में हो गए ना, यही हमारे जो कंडीशंस हो गए या टिलेज के बाद जो हमारा सॉइल्स का जो कंडीशंस होता है, जो सॉइल्स में जो फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, फिजिकल जो कंडीशंस होती है, ओके, वो हमारा क्या कहलाता है? टिल्थ कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें दिया गया टिलेज को फसल उत्पादन के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। इसमें जुताई और समतलीकरण जैसी क्रियाएं शामिल है। ओके, इसके विपरीत जो टिल्थ होती है, टिलेज क्रियाओं के परिणाम स्वरूप टिलेज के बाद आफ्टर टिलेज सॉइल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या फिर फिजिकल अवस्था है, फेज हैं, जो फसल उत्पादन के लिए अनुकूल होती है। वही जो मैंने आपको बताया हूँ, कोई खेत था, खेत में बड़े बड़े ढेले थे तो वो छोटे छोटे ढेले में हो गए। अब ये छोटे छोटे ढेले जो हो गए वो बुआई के लिए यानी कि फसल की बुआई के लिए, बीज की अंकुरण के लिए फेवरेबल हो गए हैं। ओके, समझ गए होंगे। अगला है भू परिष्करण के कोई 3 मुख्य उद्देश्य बताइए। तो 3 मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? तो सबसे पहले ह्यूमस और उर्वरता जोड़ना, यानी कि मृदा में जो ह्यूमस होते हैं या फिर जो उर्वरता होती है, सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है, इसको इम्प्रूव करना होता है। खरपतवारों के बीजों को नष्ट करना होता है और साथ ही साथ जो भी हमारे सीड बोर्न डिसीज होते हैं या फिर इंसेक्ट हो गए जो कि प्लांट पर अटैक करते हैं, उनको क्या करना होता है? उनको ख़त्म करना होता है। तो यही सब हमारा है। इसके साथ ही साथ इसमें दिया है सीड बेड को तैयार करना होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कितने कितने हैं, मैं आपको बता दिया हूँ। ओके, चलिए और आगे हम बढ़ लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है ऑन सीजन टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज क्या है और इसमें क्या अंतर बताइए और इसके 2 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑन सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज का मतलब क्या होता है? फसल की बुआई कर दिए, ठीक है, अब बुआई से लेकर क्या हो गए हम कटाई तक, ठीक है, बुआई से लेकर कटाई के बीच में जो भी हम टिलेज करते हैं वो हमारा ऑन सीजन टिलेज कहलाता है। जैसे हमारा प्राइमरी टिलेज हो गया, ठीक है, प्राइमरी हो गया, इसके साथ ही साथ सेकेंडरी हो गया। तो जो प्राइमरी सेकेंडरी ये सब जो होते हैं ये सब हमारे ऑन सीजन टिलेज में आते हैं। जबकि ऑफ सीजन टिलेज जो है हमारा, ये जब हम कटाई कर दिए, कटाई के बाद दूसरी फसल जब लगाएंगे उसके बीच में जो, ठीक है, दूसरी फसल लगाने से और पहली फसल की कटाई के बीच में जो भी हम टिलेज करते हैं वो हमारा ऑफ सीजन टिलेज कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग। ऑन सीजन टिलेज क्या हो गया? फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, यानी जब फसल जब लगा हुआ रहता है तब जब हम टिलेज करते हैं तो वो हमारा ऑन सीजन टिलेज कहलाता है। जबकि ऑफ सीजन टिलेज जो होता है कटाई करने के बाद जो बीच में गैप मिलता है, ठीक है, कटाई करने के बाद और बुआई से बीच में जो गैप मिलता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जब धान की कटाई कर लेते हैं तो ग्रीष्मकालीन में हमें समय मिलता है। ओके, या फिर गेहूं की कटाई करने के बाद धान की फसल जब लगाते हैं तो उसके बीच में हमें 1 महीने का डिफरेंस मिलता है। तो यही 1 महीने के बीच में जो भी हम कर्षण क्रियाएं करती हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए हम गहरी जुताई करते हैं 50 सेंटीमीटर डेप्थ में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑफ सीजन टिलेज कहलाएगा। अगला है क्रीडा के अनुसार जुताई के 3 क्लासिफिकेशन बताइए। तो सबसे पहले हमारा होता है उथली, ठीक है, पहला होता है उथली, दूसरा होता है मध्यम जुताई, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा हमारा गहरी जुताई। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा, जो उथली होता है ये 5 सेंटीमीटर डेप्थ में करते हैं, मध्यम जो होता है वो 15 सेंटीमीटर के डेप्थ में करते हैं, ओके,
और यही जो गहरी होती है ये हमारा करते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ में करते हैं। तो समझ गए होंगे 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, ये 3 क्लासिफिकेशन क्रीटा के अनुसार टिलेज के टाइप्स है ये 3। ओके, समझ गए होंगे। अगला है न्यूनतम भूपृष्ठ, मिनिमम जो टिलेज होते हैं ये क्या होता है और इसके जनक कौन है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले शुरुआत की बात करूँ तो ये हमारा यूएसए में हुई थी और इसके फादर कौन कहलाते हैं, हमारे E.H. फाल्कर कहलाते हैं। ठीक है, E.H. फाल्कर हमारे ये फादर है, E.H. फाल्कर। ओके, E.H. फाल्कर हमारे फादर हैं किसके, मिनिमम टिलेज के। अब मिनिमम टिलेज होता है क्या, तो मैं आपको बता दूं, जितनी जुताई हमें आवश्यक होती है उतना कम से कम हम जुताई करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमें गेहूं की बुआई करना है तो गेहूं की बुआई हम कम से कम यानी कम से कम एक ही 2 हमें जुताई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम एक ही जुताई करेंगे तो वो हमारा मिनिमम टिलेज कहलाता है। मिनिमम शब्द से ही समझ लीजिए कि कम से कम जुताई करके हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके, टिलेज के माध्यम से फसल की बुआई कर सके, यही हमारा मेन उद्देश्य होता है टिलेज का। ओके, समझ गए होंगे आई होप। अगला है न्यूनतम भूपृष्ठ यानी मिनिमम टिलेज के 2 मुख्य नुकसान बताइए। तो मुख्य नुकसान ये है कि इसमें जो जर्मिनेशन जो होता है वो कम होता है और साथ ही साथ जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, इनका जो अपघटन होता है, ठीक है, डिग्रेडेशन जो होता है वो बहुत ही मतलब कम होता है और इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक पड़ती है हमें। तो यही हमारा इसका मतलब मेन नुकसान है। पहला है कि अंकुरण कम होगा, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ जो हो गए वो कम अपघटित होंगे और इसमें नाइट्रोजन अधिक डालने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला है कि शून्य भूपृष्ठ यानी जीरो टिलेज को परिभाषित कीजिए और बताइए कि इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे शून्य भूपृष्ठ जो है ये इसकी शुरुआत भी यूएसए से हुई थी और फादर जो हमारे हैं वो जेबी ट्रिपलेट है। कौन है, जेबी ट्रिपलेट हमारे हैं, जेबी ट्रिपलेट। ये हमारे किसके फादर हैं, ये हमारे फादर है जीरो टिलेज के फादर हैं। और शून्य भूपृष्ठ होता क्या है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बिना जुताई के जब फसल की बुआई कर देते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, शून्य भूपृष्ठ कहलाता है। टिलेज का मतलब होता है जुताई करना, बट शून्य भूपृष्ठ का मतलब होता है कि बिना जुताई करे हम बुआई करना फसल की, तो ये हमारा शून्य भूपृष्ठ कहलाता है। ओके, समझ गए होंगे। 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सबके सब इसमें डिस्कस कर लिया, जिसमें मैंने आपको बता दूं क्या क्या डिस्कस किया है। बीज की सुसुप्तावस्था हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इसके साथ साथ बीज सुसुप्तावस्था के प्रकार कौन कौन से, बीज की विभिन्न विधियाँ, ठीक है, क्लासेस कौन कौन सी, जुताई के बारे में, जुताई के मुख्य लाभ, न्यूनतम जुताई, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें देखी है। अगर आपको नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। ओके, और जितने भी सवाल थे ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ऐसा मत समझिए कि मैं ऐसे हवा में बोल रहा हूँ। जितने भी सवाल आपके एग्जाम्स में देखने जाएंगे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।